हाय स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज हम फिर से हाजिर हैं क्लास 12th के अर्थशास्त्र को लेकर। तो इसके 4 पार्ट को आप लोग देख चुके हैं। हम लोग 80 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आज हम लोग 81वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो बिना समय गवाए करते हैं हम लोग स्टार्ट। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, कहता है निम्नांकित संयोग में से स्थानापन्न वस्तुएं हैं। तो यहां पूछा जा रहा है सब्स्टिट्यूट गुड्स का। किसका? सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब कि जिसके बदले हम खा सकते हैं। मतलब जैसे मान लेते हैं कि रोटी के बदले हम लोग यदि चावल खा सकते हैं, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड बोलेंगे, स्थानापन्न वस्तुएं बोलेंगे। चलिए, तो ब्रेड एंड मक्खन ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। सरसों तेल और रिफाइंड, रोटी दाल कुर्सी टेबल, ये तीनों जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, यानी पूरक वस्तुएं। जबकि सरसों तेल या रिफाइंड ऑयल ये क्या है? स्थानापन्न वस्तुएं। क्यों? तो सरसों तेल की जगह पे हम लोग रिफाइंड ऑयल यूज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन मांग वक्र पूर्णतया बेलोचदार होती है। तो देखिए ये है हमारा, यदि इस तरह का कोई डिमांड कर्व हो तो ये पूर्णतः बेलोच होता है। क्या इधर क्या है? क्वांटिटी है और इधर क्या है? प्राइस है। प्राइस कुछ भी बढ़ता चला जाए, क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। तो ऐसे जो डिमांड कर्व होते हैं, ऐसे जो मांग वक्र होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णतया बेलोचदार, परफेक्टली इन इलास्टिक। तो ऊर्ध्वाधर मांग वक्र क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर मांग वक्र। अच्छा, रैखिक मांग वक्र कैसा होता है? ये जो है हमारा रैखिक मांग वक्र है। अच्छा, आयताकार अति परवलय मांग वक्र कैसा होता है? तो ये कुछ ऐसा होता है, मतलब हमेशा इसमें एक यूनिटरी चेंज होती है, यानी एक इकाई प्राइस बढ़ने पर एक इकाई मांग में बदलाव होता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आयताकार अति परवलय मांग। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर औसत आगम यानी ए आर और ए सी बराबर हो तो किस प्रकार की स्थिति होती है। तो जब ए आर और बराबर ए सी हो तो इसको हम लोग सामान्य लाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामान्य लाभ। देखिए कुछ इस तरह से होता है, ये हमारा एवरेज रिवेन्यू होता है और ये हमारा क्या होता है? एवरेज कॉस्ट होता है, कि धीरे धीरे बढ़ता है, पहले घटता है फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो हमारा ये क्या है? सामान्य लाभ है। हानि कब होगी? जब हमारा एवरेज रिवेन्यू छोटा हो जाएगा, किससे? एवरेज कॉस्ट से। और अधिक सामान्य लाभ कब हो जाएगा? जब एवरेज रिवेन्यू बड़ा बड़ा होगा, किससे? एवरेज कॉस्ट से। तो अधिक सामान्य लाभ होगा, मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट करें, ताकि हमारे सब्सक्राइबर जुड़ने पर हम अधिक से अधिक आपको वीडियो लेके आ सके। यदि हमारा सब्सक्राइबर 1 के हो जाता है तो हम डायरेक्ट लाइव आएंगे। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे सब्सक्राइबर को बढ़ाने में मदद करें। चलिए बढ़ते हम लोग बिना समय गवाए अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में से कौन नियम कृषि में लागू होता है। तो उत्पत्ति ह्रास का जो नियम है वो कृषि में लागू होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स या फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ये दोनों एक ही नियम है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर चला गया। कहता है कि भौतिक आपदाओं तथा प्रदाओं यानी इनपुट और आउटपुट के फलनीय संबंध को क्या कहते हैं? इसको उत्पादन फलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पादन फलन। चलिए देखते हैं हमारा ये कौन सा ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है संतुलन की वह स्थिति जिसमें शुद्ध प्रवृत्ति ना हो निम्नलिखित में से कथन है। तो ये जो है कथन मार्शल साहब का है। किसका है? मार्शल साहब का है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से जो कुल आगम में वृद्धि होती है उसे कहते हैं, बिना कुछ सोचे हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर? सीमांत आगम, मार्जिनल रेवेन्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला ऑप्शन। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है मुद्रा का कौन कार्य गौण कार्य है? मुद्रा का कौन कार्य गौण कार्य है? तो ये जो हमारा
स्थगित भुगतान है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफर्ड पेमेंट, इसको हम लोग क्या, ये होता है मुद्रा का सेकेंडरी फंक्शन होता है। इसके साथ साथ एक और होता है जिसको बोलते हैं वैल्यू स्टोर। चलिए बढ़ते हम लोग, ये दोनों काम सेकेंडरी फंक्शन है मनी का। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन कहता है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ये किसने कहा था? तो वॉकर साहब ने कहा था। किसने कहा था? वॉकर साहब में। चलिए अगला चलते हम लोग, कहता है कि मुद्रा वह दूरी है जिसके आसपास अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। यह किसका कथन है? यह भी कथन मार्शल साहब का ही है। एक सेकंड, थोड़ा सा, एक सेकंड। तो ये किसका क्वेश्चन है, किसका कहा हुआ है? तो मार्शल साहब का है। किसका है? मार्शल साहब का। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण की गुणात्मक विधि नहीं है? तो देखिए दो तरह का विधि होता है, एक होता है चयनात्मक, दूसरा होता है गुणात्मक, क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव। तो यहां पूछा नॉट क्वालिटेटिव, मतलब कि क्वांटिटी, और क्वांटिटी में होता है जहां डायरेक्ट कुछ नियम बनाए जाते हैं उसमें, जैसे कि CRR हो गया, SLR हो गया, इन सब चीजों में जो बदलाव किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव। तो यहां नॉट क्वालिटेटिव पूछा है, द्वारा गुणात्मक विधि नहीं है। तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ये क्या हो जाएगा? गुणात्मक विधि नहीं है, ये चयनात्मक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं भारत में निम्नांकित में से कौन सभी बैंकों का बैंक है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये सभी बैंकों का बैंक है, जिसको हम लोग सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था विद्यमान है? तो बिना कुछ सोचे या ज्यादा समय लिए हमारा आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि निम्नांकित में से कौन आर्थिक प्रणाली का आधार है? तो इसमें से सभी हो जाएगी। आर्थिक प्रणाली का आधार है, तकनीकी आधार भी है, वैचारिक आधार भी है और संस्थागत आधार भी है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि किनके अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर ज्यामितीय क्रम? तो देखिए यहाँ 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ये बात माल्थस साहब ने कही थी। किसने कही थी? माल्थस साहब ने। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करे। तो ये जो बात कही गई थी ये डाल्टन साहब ने कही थी। किसने कही थी? डाल्टन साहब ने। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि निम्नांकित में से कौन अस्पष्ट लागत है? अस्पष्ट लागत में बताए थे कच्चा माल, जो हम लोग अपने वर्कर्स को, इंप्लॉय को पेमेंट किया जाता है, जो रेंट है, इन सब चीजों पे जो खर्च आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अस्पष्ट लागत है। तो यहां पूछा है कौन इनमें से, निम्नलिखित में से कौन अस्पष्ट लागतें हैं? तो कच्चा माल, बीमा, विज्ञापन पर भुगतान, श्रमिकों की मजदूरी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर डी, ये क्या आ जाएगा आंसर? इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है कि निवेश गुणक की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? हु प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? तो हमारे एक जो इकोनॉमिस्ट के सूत्रधार है, बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, उनका नाम था किल्स। उन्होंने ये बात सबसे पहले प्रेजेंट की थी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है दीर्घ काल में हम सभी मर जाते हैं, ये किसका कथन है? तो फिर से उन्हीं का नाम आएगा, किल्स साहब ने ही यह बात कही थी। इसलिए केन साहब की जो जितनी भी सिद्धांत है वो शॉर्ट रन पर आधारित है। किस पे आधारित है? शॉर्ट रन पे। क्योंकि उनका मानना था कि दीर्घ काल में तो सभी लोग मर जाएंगे, उसका क्या सोचना। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है किसने कहा आपूर्ति अपनी मांग की संरचना स्वयं करती है? तो हमारे अर्थशास्त्र के सबसे पहले अर्थशास्त्री जिनको अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है, उन्होंने ही ये बात कही थी, तो एडम स्मिथ। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग इस सेशन में 100 क्वेश्चन पूरे किए। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए डेली एक नया वीडियो लेकर आए। धन्यवाद।